हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 4 रहेगा। सिख रूल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदू पीरियड हो गया, उसके बाद मुस्लिम पीरियड हो गया, उसके बाद अफ़गान रूल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। किस तरह दुरानी एम्पायर इस्टेब्लिश की गई थी जो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। उसके बाद उनके सक्सेसर थे तैमूर शाह दुरानी, और उसके बाद जमन शाह आए थे, और कई सारे गवर्नर्स को भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को देखा नहीं है तो वहाँ पे आप पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसका कंटिन्यूटी आपको एक चेन समझ में आएगा। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह विद द हेल्प ऑफ फतेह मोहम्मद खान इन्वेट करते हैं कश्मीर को अय्यूब शाह के दौर में। उसके बाद जो सिख रूल है उनके अंडर आता है, राइट। कश्मीर जो उनके अंडर सिख रूल के अंदर चले जाता है, तो उसकी कंटिन्यूटी अब लेक्चर रहेगा कि रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम, उनकी बायोग्राफी, जो कब पैदा हुए थे, वो किसके बेटे थे, और किस तरह से इन्होंने रूल किया, उनके गवर्नर्स क्या क्या थे। और उसके बाद हम थोड़े जो रूलर्स है डोगरा पीरियड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोगरा एम्पायर आया था, राइट। अभी तो कई सारे लोग भी पाए जाते हैं अभी प्रेजेंटली कश्मीर में। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी डोगरी ही लैंग्वेज है, वहाँ पे कई सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं इसी जोश और जज्बात के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हैं फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगा लीजिए आप, जितने भी मैथ्स चैप्टर्स है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम्स एंड डिस्टेंस, एनीथिंग, आप हमारे जो मैथ्स एक्सपर्ट्स एजुकेटर हैं उनके साथ फेस टू फेस अपने सारे डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। तो आप अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, और इस जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वन बाय वन सिख रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो आफ्टर 4 सेंचुरीज ऑफ मुस्लिम रूल, जो मुस्लिम रूल हुआ करता था, जो स्टार्ट हुआ था सदरुद्दीन शाह से लेकर, रिंछान से लेकर, जो कश्मीर में फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे वो कश्मीर के। तो उसके बाद से लेकर मुगल्स आए, और उसके बाद अफगान्स आए। तो 4 सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया। फाइनली कश्मीर अभी जो 6 के अंडर आ चुका है। अभी महाराजा रंजीत सिंह थे पंजाब के, उन्होंने इन्वेट किया और कश्मीर को अपने अंडर ला लिया। और जैसा मैंने आपको बताया था किस तरह से क्रुएलिटी ये लोग करते थे अफगान टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल, और उनकी हालत के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अफगान के रूलर के लेक्चर में। वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था लोगों के पास, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, और उस हालत में भी इनके पास कई सारे टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, राइट। तो कश्मीरी लोग इनसे तंग आ चुके थे, एंड दे वांट द न्यू रूलर्स टू कम, ताकि उनके उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए काम करें, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट करें। बट एनी हाउ दिस अफगान रूलर्स आर मतलबी थे लोग। तो वो लोग आते थे, प्लंडर करते थे, और अपने मतलब के हिसाब से, अपने जो पर्सनल इंटेंशन के हिसाब से रूल किया करते थे। जब सिख रूल आया तो वहाँ के लोग खुश हो गए, और उन्होंने वेलकम किया उनके जो भी पॉलिसीज़ थे, उनका जो रूलिंग पीरियड था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से लोग रूल किया करते थे, इस सारा कुछ इन्होंने वेलकम किया। तो चलो वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले रंजीत सिंह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? ही बोर्न ऑन 2 नवंबर 1780, राइट। सो ये इनके जो फादर का नाम था, पिता का नाम जो है मोहन सिंह था। और जब मोहन सिंह मर चुके थे तो इनकी जो आयु थी रंजीत सिंह की वो 12 साल की थी। तो उनकी जो मदर का नाम था राज कौर। इनके देख रेख में जो ये बड़े पले बड़े, और इनको कई सारे बैटल स्किल्स सिखाए गए थे अपनी माँ के ही द्वारा, बिकॉज मदर इज़ अ बेस्ट टीचर दोस्तों, एंड मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो उसके बाद 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर को ऑक्यूपाई किया फ्रॉम जमन शाह। ये इसके बारे में हमने पढ़ा था अफगान रूल में, कि जमन शाह तैमूर शाह के उसके बाद जमन शाह आते हैं। और इनका एक मेजर कॉन्क्वेस्ट था, रंजीत सिंह का पहला कॉन्क्वेस्ट जो लाहौर इन्होंने ऑक्यूपाई किया था 1799 में। तो आप बस इस स्लाइड में आप इनका डेट ऑफ बर्थ को याद कर लीजिए। 1780 इनको ने जो पैदा हुए थे, और इनके माता पिता का नाम मोहन सिंह था और राज कौर था, राइट। उसके बाद 1819 कश्मीर का जो है जब ऑक्यूपाई करने के बाद कश्मीर को भी इसी का पार्ट बना दिया जाता है दोस्तों। जो लाहौर का पार्ट है, लाहौर दरबार जब कहा जाता था,
तो जितने भी ये लोग ऑक्युपाई करते थे किंगडम्स, तो इसका पार्ट बना दिया जाता था, और 27 साल तक इसी का पार्ट रहा है, राइट। और पहले जो गवर्नर थे इनके द्वारा जो अपॉइंट किया गया था, उनका नाम था दीवान मोतीराम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर पूछ सकते हैं आपको डायरेक्टली एग्जाम में। इनका नाम था दीवान मोतीराम, राइट। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो चला करते थे, रेवेन्यू हो गया या टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर पब्लिक वेलफेयर हो गया, तो सारा कुछ आपको कोतवाल्स के हाथों में था। प्रॉपर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते थे, उनके हेड्स को बना दिया जाता था, तो दे विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस वेलफेयर एक्टिविटीज। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो थानेदार्स, अभी भी हम कहते हैं ना थानेदार्स, पुलिस वालों को हम थानेदार्स कहते हैं, राइट। तो उनके तहत इस जिम्मेदारी बांट दी गई थी कि जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपको थानेदार के अंडर आएगा। जो भी सजाएं हैं, चोरी के लिए सजा हो या फिर किसी खूनी के लिए सजा हो, ये सारा कुछ थानेदार के द्वारा इनको दिया जाता था। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर इज दीवान मोतीराम। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़े लोग होते हैं जो नोट्स बनाते होते हैं, राइट, तो लिखने में थोड़ा सा उनको डिले हो जाता है, तो वो लोगों को भी मालूम हो अच्छे से, इसलिए मैं एक पॉइंट दो बार बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उधो है, जो पहले वजीर अपॉइंट किए गए थे रंजीत सिंह के द्वारा। इनका काम एक ही था कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाता था, वो प्रॉपर रिपोर्ट उधो के द्वारा दी जाती थी रंजीत सिंह को। और इनके कोर्ट में जो है कई सारे रिलीजियस एडवाइजरीज थे, जो कुल पुरोहित कहते थे, वो एक महाराजा के लिए एडवाइजर हुआ करते थे उस जमाने में। क्योंकि क्या हुआ करता था, कश्मीर इज ए मर्ज ऑफ मेनी रिलीजन दोस्तों। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है या हिंदू है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे बुद्धिस्ट भी थे। अगर आपने अशोका पीरियड में देखा होगा, वहाँ पे ऋषिज भी हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करने वाले। उसके बाद मुस्लिम्स आए, राइट, उसके बाद बुद्धिज्म आया, कई सारे ऐसे रिलीजियस आए। तो इन लोगों को ज़रूरत थी कि कई सारे रिलीजियस एडवाइजरीज को रखे, ताकि प्रॉपर जिन लोगों को क्या क्या ज़रूरत थी वो एडवाइस किया करते थे, राइट। और मियाँ सिंह, जो कि एक मोस्ट एबल गवर्नर थे सिख के, उनको प्रॉपरली कर्नल के नाम से जाना करते थे, जो कर्नल हम कहते हैं ना अभी, मिलिट्री का जो लक़ब यूज़ किया जाता है। तो मियाँ सिंह एक मोस्ट एबल गवर्नर ऑफ सिख माना जाता था इनको, राइट। सो दिस आर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स। सो उधो वाज अपॉइंटेड एज ए वजीर। सो वजीर कौन थे? रंजीत सिंह के उधो थे। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये लोग अपडेट किया करते थे। और मियाँ सिंह जो एक मोस्ट एबल गवर्नर है सिख के, जो इनको कर्नल भी कहा जाता था, राइट। उसके बाद 1830 में अगर आपने देखा होगा, पंजाब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, हरमिंदर साहिब उसको कहते हैं, राइट। तो जो कोटिंग थी, गोल्ड फॉइल की कोटिंग, वो रंजीत सिंह के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो गोल्ड फॉइल कोटिंग है वो किसके द्वारा की गई थी। वो रंजीत सिंह के द्वारा ही की गई थी। और उसके बाद 1832 की अगर हम बात करें, तो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, एक नथिंग बट एक बोटानिस्ट आप कह सकते हैं उनको, जिनका नाम था जैक माउंट। तो इनका दौर होता है कश्मीर को। तो बेसिकली इनका मकसद इन्हीं के पीरियड में था ये। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ऐसे जो स्टैटिक क्वेश्चंस रहते हैं ना दोस्तों, एग्जामिनर देख लेके बैठा होता है वहाँ पे कि कब कब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं एग्जाम में पूछूंगा और आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा, राइट। तो जैक माउंट इज ए फ्रेंच बोटानिस्ट, या फिर आप नेचुरलिस्ट कह सकते हैं। वो किसके पीरियड में आए थे? रंजीत सिंह के पीरियड में आए थे। इनका मकसद यही था कि बोटानिकल सर्वे करने के लिए, राइट। यू नो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज ए पैराडाइज ऑन द अर्थ। वहाँ पे कई सारे स्पीसीज पाए जाते हैं रिलेटेड टू प्लांट्स, फ्लावर्स, राइट। तो उनका सर्वे करने के लिए ये आए थे। और 1809 की अगर बात करें, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर उसको कहा जाता था, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। इसी तरह एक ट्रीटी के बारे में हमने बात की थी अफगान रूल में, जो मेरा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको उस ट्रीटी का नाम पता है कि कौन से जो रूलर थे साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ, जो जब फर्स्ट अफगान वार हुआ था, राइट। अगर आपको डाउट है, अगर आपको याद नहीं है, तो दोबारा से उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे ट्रीटीज के बारे में एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। तो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी, जब स्टेलमेट हुआ था दोनों के बीच में, तब इस ट्रीटी को साइन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं
देखिए कई सारे सिक्स जो है नंबर ऑफ एंटी मुस्लिम्स लॉ को भी लेकर आए थे, विच इंक्लूड हैंडलिंग आउट डेथ सेंटेंस फॉर काउ स्लॉटर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया है, दोनों के बीच में जो दरार पड़ चुकी थी, क्योंकि जो मुस्लिम की जो कम्युनिटी थी वहाँ पर डोमिनेंस हुआ करती थी, बिकॉज आफ्टर द 4 सेंचुरीज, राइट, उसके बाद जो सडनली डिफरेंट रिलीजन वहाँ पे रूल कर रहा था, तो देर विल बी ऑब्वियसली क्लैशेस तो रहेंगे। और उन्होंने कई सारे एंटी मुस्लिम्स लॉस को भी लेकर आया था। कोई भी काउ स्लॉटर कर रहा है तो उसको डेथ सेंटेंस दी जा रही थी। और जामिया मस्जिद जो श्रीनगर में थी, कौन सी डायनेस्टी थी वो, सदरुद्दीन शाह की डायनेस्टी, जो शामिर डायनेस्टी के द्वारा बना गया था जामिया मस्जिद, उसको क्लोज कर दिया गया, अजान को बैन कर दिया गया। यानी ये थोड़े बहुत ऐसे स्टेप्स भी लिए गए, इनटॉलरेंस स्टेप लिए गए मुस्लिम्स के द्वारा। बट एनी हाउ एक अगर आप देखें तो एडवांटेज भी रहता है और डिसएडवांटेज भी रहता है हर रूलर का, हर किंगडम का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया अभी पैराडाइज ऑन द अर्थ, और कई सारे यूरोपियन विजिटर्स को अट्रैक्ट किया करता था। उसके वजह से क्या है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आया करती थी, फॉरेन रेवेन्यू। तो वहाँ के जो पॉवर्टी थी उसको भी वो हटाने के लिए यूज़ किया करते थे। बट एनी हाउ कई सारे हिस्टोरियंस ऐसा लिखते हैं कि सिक्स के द्वारा एक एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस को अप्लाई किया जाता था दोस्तों। हाई टैक्सेस ये उसूल करते थे उस ज़माने में, राइट, ताकि अपने जो लैंड से उसको कल्टीवेट किया जाए। उसके वजह से क्या हो गया है, एक फेमाइन भी आ चुका था 1832 में। और क्योंकि बिकॉज दे नो कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू पे द टैक्सेस, राइट। तो उसके बाद इन्होंने ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया है लैंड टैक्सेस को। जितना भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका आधा आप टैक्स देंगे, राइट। और इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं फार्मर्स को। और कश्मीर बिकम द सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर सिख एम्पायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाईएस्ट रेवेन्यू जो सिटी था वो कौन सा था सिख एम्पायर के लिए? मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोई आइडिया आया आपको? फर्स्ट स्टेट रेवेन्यू फॉर सिख एम्पायर, सॉरी, फर्स्ट जो एम्पायर था वो पंजाब था, राइट। पंजाब जो सिटी थी जहाँ पे मेन एस्टैब्लिश सिख एम्पायर हुआ करती थी, सो इट इज द फर्स्ट रेवेन्यू फॉर सिख एम्पायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू फॉर सिख एम्पायर। उसके बाद फिर कई सारे एंग्लो सिख वॉर्स हुए हैं, बिकॉज द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम वर एट प्लंज में थे वो लोग, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी और जो वॉर्स में वो यूज़ किया करते थे, और कई सारे पॉलिसीज लाई गई थी, डॉक्ट्रिन पॉलिसी हो गया। सो दिस टाइम ड्यू टू दिस रिपीटेड वॉर्स विद द ब्रिटिशर्स, उनकी सॉवरेनिटी थी वो पंजाब तक ही सीमित रह चुकी थी। थोड़े बहुत ये डेट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1845-46 से लेकर, वहाँ से हुई, दोनों के बीच में हुई थी। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो 1848 और 49, राइट। तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट सिख एम्पायर, किस तरह से रंजीत सिंह ऑक्यूपाई करते हैं, इन्वेट करते हैं कश्मीर को, और क्या क्या पॉलिसी स्टेप्स लिए जाते हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। और पहले सिख गवर्नर के नाम भी मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद उधो जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया संभाला करते थे रंजीत सिंह के अंडर, और मियाँ सिंह जो कि एबल गवर्नर माना जाता था। ये सारे आपको गन शॉट पॉइंट से डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो डोगरा पीरियड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, टिल इंडिपेंडेंस तक। और उसके बाद भी महाराजा हरी सिंह, आपने देखा होगा यूट्यूब में अगर आप टाइप करेंगे महाराजा हरी सिंह तो उनके वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। ही इज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा पीरियड। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इस डोगरा पीरियड के बारे में। तो चलिए इनके ओरिजिन के बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो डोगरास कहाँ से आते हैं? तो एक्चुअली इनका जो प्रॉपर ओरिजिन है उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। कई लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। थोड़े लोग कहते हैं कि एक इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है जो साउथ एशिया से आए थे, और थोड़े लोगों का मानना ये है कि जो राजपूत है तो ये माइग्रेट होकर, so they have converted into Dogras, but anyhow we don't have any proper records from where this Dogra has came. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेट होकर राजपूताना से आके बस गए हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में।
बट एनी हाउ इनकी एक ओन लैंग्वेज है डोगरी। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं डोगरी जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइब्स, इनकी कौन सी लैंग्वेज है, तो उन्हीं के नाम पे लैंग्वेज है, राइट। और मोस्ट ऑफ द डोगरास आर हिंदूज है, सम ऑफ मुस्लिम्स रहेंगे, आपको सिख्स रहेंगे। और 1846 से लेकर 1849 तक 3 साल तक 4 डोगरा किंगडम से रूल किया है जम्मू कश्मीर को। तो वन बाय वन हम सारे इन इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में जानेंगे। गुलाब सिंह हो गया, या फिर रणबीर सिंह हो गया, और महाराजा हरी सिंह तक मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड शुरू हो चुका है हमारे इंडिया को। 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिल गया था तब महाराजा हरी सिंह थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी हम कहते हैं, वो साइन होता है, और फाइनली दिस कश्मीर इट विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है गुलाब सिंह। तो ये स्लाइड क्लियर हो गया दोस्तों आपको? इसमें कोई डाउट है आपको? कहाँ से इनका ऑरिजिन है? इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप कहते हैं लोग, या फिर दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम द राजपूताना। ओके, और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लैंग्वेज के बारे में आप याद रख लीजिए, डोगरी इज देयर लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्लाइड। तो चलिए, गुलाब सिंह का जो रूलिंग पीरियड है 1846 से लेकर 1857 तक इन्होंने रूल किया है। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे जोरावर सिंह थे दोस्तों। तो ये बड़े ही बहादुर व्यक्ति माने जाते हैं डोगरा पीरियड के। उनके बाद ऐसा ना कोई व्यक्ति आया है, ना कोई ऐसा कमांडर इन चीफ बना है। तो इनके पीरियड में इन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान को ऑक्युपाई कर लिया, लद्दाख को ऑक्युपाई कर लिया। और जैसे मैंने आपको बताया, जो कोई भी ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे वो लाहौर दरबार को एनेक्स कर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी जब ऑक्युपाई किया था कश्मीर को, तो उन्होंने भी लाहौर दरबार को ही अटैच किया था, राइट? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ही विल बी द रियल फाउंडर ऑफ डोगरा किंगडम, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रॉपर बाउंड्रीज भी इन्होंने डिज़ाइन की थी। और उनके बाद जो है आफ्टर द सिख रूल थोड़ा सा गैप आ चुका था, तो बीच में जो है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका था, राइट। जो थानेदार्स थे वो कई सारे एरियाज में सेल्फ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके थे अपने आप को। तो इन्होंने फिर जब डोगरा पीरियड स्टार्ट हुआ तो वापस से इसको रिस्टोर किया गया इन्हीं के पीरियड में। और जोरावर सिंह जो माना जाता है, जो कई लोगों के नाम भी रखे जाते हैं इन्हीं के नाम पे, क्योंकि एक बहादुरीता की एक टैग लाइन बन चुका था उस जमाने में, जोरावर मतलब, राइट। उसके बाद आते हैं रणबीर सिंह। तो इनका जो रूलिंग पीरियड है 1857 से लेकर 1885 तक, 1885 तक इन्होंने रूल किया है। तो 1885 में एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट चला था दोस्तों, आपको कोई याद है? ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, बट एनी हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1885 ही है। इस तरह से आप अगर आप लिंकेज करते हुए पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा हिस्ट्री, राइट। तो इन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए? पहली बात तो लैंड रेवेन्यू को रिफॉर्म किया, और इन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश किया। रेवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट होगा, सिविल डिपार्टमेंट होगा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करता है, और मिलिट्री डिपार्टमेंट होगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट जो है पहली बार इन्हीं के द्वारा लाया गया था, क्योंकि इससे पहले जो रूल्स थे रंजीत सिंह, वो सिर्फ दीवान या फिर जो प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने वाले थे बस उनको एस्टैब्लिश किया था। बट देयर इज नो प्रॉपर डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल। तो पहली बार इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और इन्होंने रणबीर पीनल कोड भी इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, जिसके तहत जो सजाएं थी मर्डर के लिए या फिर थीफ, चोरी के लिए, तो इसके एक पीनल कोड प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया था कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या क्या सजा होगी जुडिशरी में। और टेलीग्राम एंड पोस्टल सर्विसेज भी स्टार्ट किए गए थे इन्हीं के ज़माने में। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये एक्चुअली स्टेट एग्जाम में मैंने देखा था, कोई एग्जाम में पूछा गया था कि रणबीरेश्वरा टेम्पल किसने बना था? रणबीर सिंह एक्चुअली इनके द्वारा ही। नाम भी इंटर रिलेटेड है, आप नाम से भी याद कर ले सकते हैं। तो ये जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट की गई थी, राइट। और उसके बाद 1885 में महाराजा प्रताप सिंह आते हैं इनके बाद, रणबीर सिंह के बाद। तो उनका जो पीरियड रहता है 40 साल तक रूल करते हैं दोस्तों। तो जो इनके जो 40 ईयर्स ऑफ पीरियड में हम लोगों को रियल मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है, और कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए प्रताप सिंह के द्वारा, राइट। और रेवेन्यू सिस्टम्स हो गया, कई सारे साइंटिफिक मेथड्स ये लोग यूज़ करते हैं। और माउंटेन्स को, जो पहाड़ी इलाका है ऑब्वियसली वहाँ पे रोड्स डाला जाता है, और रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्हीं के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। जो प्रताप सिंह है, जब ये रोड्स जो ज़्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया करते थे, क्योंकि जब उस ज़माने में क्या था, कश्मीर इज़ इवन दो इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया, बट कोई लिंकेज नहीं थी प्रॉपरली।
जो जब सर वाल्टर लॉरेंस जो है पहली बार जब स्टेट को विजिट करते हैं, तो जब यहाँ के प्रताप सिंह से उनकी बातचीत होती है, so they both will develop this road connectivity which provides the linkage with the other states and with the other rest of India. और जो ड्रेनेज था, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और क्योंकि वेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, उसको प्रॉपरली किस तरह से यूज़ किया जाए, राइट। और जो फ्लड्स आ रहे थे उसको प्रॉपरली एक फ्लड चैनल्स भी बनाए गए थे प्रताप सिंह के द्वारा, राइट। तो ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ 1885 के बाद होना शुरू हो चुके हैं। तो बिकॉज द इंडिया इज एंटरिंग इनटू द मॉडर्न पीरियड नाउ, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बताया था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी, दैट कम्स अंडर द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स का भी जो इंटरफेरेंस होना शुरू हो चुका था कश्मीर में, राइट। और कई सारे जो टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे स्प्रेड हो चुकी थी। उसके बाद इनके द्वारा कई सारे वाटर रिजर्वायर्स को भी बने गए थे प्रताप सिंह के द्वारा, और 2 कॉलेजेस बिल्ड किए गए थे दोस्तों। इनके जो पहला जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था वो महाराणा प्रताप सिंह के पीरियड में ही एस्टैब्लिश किया गया था। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इन्होंने एस्टैब्लिश किए। तो प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो कश्मीर इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम ओल्डन एशियन पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। तो पहली बात पॉइंट वाइज अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो लिख लीजिए। तो पहला जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ, दूसरा लिंकेज एस्टैब्लिश हुआ विद रेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। और तीसरा जो है टेलीग्राम पोस्टल सर्विसेज को लाया गया था प्रताप सिंह के द्वारा, ताकि लोग आपस में बातचीत कर सके। नेक्स्ट हो गया ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली बनाया गया था इन्हीं के पीरियड में, राइट। फ्लड चैनल्स जो थे वो भी डिजाइन किए गए थे, और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी जो है एक प्रॉपरली मेंटेन किया गया था। सो दिस इज अबाउट जो रणबीर सिंह थे, उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आए। तो चलिए उसके बाद जो लास्ट रूलर थे महाराजा हरि सिंह के बारे में हम जान लेते हैं, राइट। तो हरि सिंह जो थे, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो इनके वीडियोस भी है दोस्तों यूट्यूब में, अगर आप देखेंगे तो यू हैव द वीडियोस ऑफ इट। तो इनका मेन फोकस था सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना। तो एक सोशल इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है, क्योंकि जब क्या हुआ करता था, ज़्यादातर पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वहाँ पे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो वुमेन्स को जो है बहुत ही कम दर्जा दिया जाता था। तो देन और कई सारे जो दलित्स हैं, SC ST पीपल्स हैं, उनको प्रॉपरली जो है इज्जत नहीं दी जाती थी, और उनको स्लेव्स के जैसा ट्रीट किया जाता था। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, तो महाराजा हरि सिंह ने एक बड़े ही एक ब्रेव स्टेप लिया इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, कई सारे सीट्स को इन्होंने रिजर्व कर दिया था गवर्नमेंट जॉब्स में और लोकल बॉडीज़ में। जो आप आजकल हम लोकल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, विलेज पंचायत, राइट, पंचायती राज सिस्टम। और इस तब वहाँ पे प्रजा सभा कहा करते थे। और उन्होंने एक इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन एक्ट को भी पास किया था दोस्तों। चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लाया गया था, प्रॉपर सज़ा दी जाती थी अगर कोई भी चाइल्ड मैरिजेस करता है। तो इन्होंने इस एक्ट के तहत मिनिमम एज फिक्स कर दिया था गर्ल्स के लिए 14 साल और बॉयज़ के लिए 18 साल। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो एक्ट लाया गया था इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन एक्ट, और कौन से राजा के द्वारा लाया गया था, महाराजा हरि सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो उसके बाद इन्होंने कई सारे ऐसे लॉज को पास किए फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसे आज हम देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो कंपलसरी एजुकेशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट। तो इन्हीं के पीरियड में 1938 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर की बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ था। इट्स ऑल्सो वेरी फेमस बैंक, कई सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, राइट। और RK चिब्बर जो इसके चेयरमैन हैं अभी प्रेजेंट, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को भी इन्होंने ही इनैक्ट किया था। और एक चीफ जस्टिस, फर्स्ट टाइम जब हाई कोर्ट बना था जम्मू कश्मीर में, उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस और 2 जजेस रहा करते थे, राइट। और फाइनली जब 1947 का दौर आया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए थे, और सारे जो प्रोविंसेस थे इंडिपेंडेंट स्टेट से, उनको ऑप्शन दे दिया गया था कि अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान से आप मिल सकते हैं, या फिर इंडिया से, या फिर आप थर्ड ऑप्शन जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो आयरन मैन कहते हैं, उन्होंने मशक्क़त की, उन्होंने एक बड़े ही डिफ़िकल्ट टास्क से सारे इंडिया को यूनाइट किया था। बट एनी हाउ जम्मू कश्मीर का जब डिसीजन ये था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, राइट, उनके पर ज़्यादा कोई फोर्स नहीं था।
तो they decided to remain independent, but due to the sudden war of Pakistan on Kashmir, महाराजा हरि सिंह ने तय कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करूंगा। उस समय जब हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके तहत इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जो है साइन किया गया था। देन फाइनली द कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, बट एनी हाउ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये लगाया गया था। ये एक स्पेशल प्रोविजंस थे जो जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए थे दोस्तों, राइट। तो इसमें कई सारे लेक्चर्स आपने देखा होगा, इवन प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में भी आपको आर्टिकल 370 35A के बारे में लेक्चर हैं। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था 2019 में, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर एक एलॉबरेटली बनाया है, उसके क्या क्या इश्यूज थे, राइट। क्योंकि ड्यू टू दिस एक्ट ये आर्टिकल 370 और 35 को रिवोक कर दिया गया था, राइट। तो इस तरह से हिस्ट्री इनकी शुरुआत हुई थी डोगरा पीरियड की, और फाइनली 1947 में जाकर ख़त्म होती है। तो फाइनली महाराजा हरि सिंह बॉम्बे में उनका जो मृत्यु हो जाती है अप्रैल 26 1961 को, ये दुनिया से चले जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डोगरा पीरियड। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिख रूल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर आज का बहुत पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देखिए। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग डेट्स हो गया, या फिर कोई ट्रीटी साइन की जा रही है उसके बारे में आप एक स्मॉल नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने आसानी होगी। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ। और जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने और एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, दैट इज़ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो जॉब पोस्टिंग्स निकाली है फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। तो उसमें मैं सारे एविएशन रिलेटेड नॉलेज आपको देख रहा हूँ उसमें, राइट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कोर्स है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस में देखा होगा ATC एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, तो उसमें जो है आपको 20% ऑफ वेटेज प्रोवाइड किया गया है। तो इट इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 20% विच प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी एग्जामिनेशन। तो एविएशन की नॉलेज होना भी आपको ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स मैंने इसमें पोस्ट किए, आगे मैं अभी अपडेट करता जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। क्या क्या उन्होंने सिलेबस में दिया उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।